एंड ओके बायोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जो अपने 11वां चैप्टर पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीवाणु कोशिका में जीन ट्रांसफर के लिए काम में ले जाने वाले वाहक अर्थात प्लाज्मिड के बारे में चर्चा की थी और हमने PBr 322 प्लाज्मिड के बारे में विस्तृत टॉपिक को हमने पढ़ा था। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि पौधों में जीन क्लोनिंग या जो जीन का स्थानांतरण किया जाता है वांछित जीन का, वो कैसे करें हम। तो चूंकि पादपों के लिए हम जो जीवाणु के लिए प्लाज्मिड लेते हैं वो तो अपन काम में नहीं लेंगे। इनके लिए हम अन्य प्रकार के वाहक का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम कहते हैं TI प्लाज्मिड। देखिए ये एक जीवाणु में पाया जाएगा जिसका नाम होगा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। उसके प्लाज्मिड का हम उपयोग करेंगे। तो पादपों में भी हम द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उसी में जीन स्थानांतरण वाहक के द्वारा कर पाते हैं। इसके द्वारा देखिए द्विबीजपत्री पादपों में हमारा टॉपिक है पौधों में जीन क्लोनिंग हेतु वाहक, और वो वाहक का इस्तेमाल किया जाता है TI प्लाज्मिड। एक तो ये ध्यान रखना आपको कि पौधों में और मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में वाहक का इस्तेमाल किया जाता है वो है TI प्लाज्मिड। एक बीजपत्री पौधों में हम इसके द्वारा स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे, केवल ये द्विबीजपत्री पौधों में ही जीन स्थानांतरण करने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए द्विबीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए सर्वोत्तम जो वाहक है वो TI प्लाज्मिड है, जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, ये एक जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, इसमें ये पाया जाता है। तो देखिए ये एक जो जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम, इसमें एक प्लाज्मिड मिलता है जिसका नाम है TI प्लाज्मिड। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस है ये द्विबीजपत्री पादपों को ही संक्रमित करता है। TI प्लाज्मिड जैसा ही एक प्लाज्मिड और होता है जिसे RI प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स से प्राप्त होता है। लेकिन जो सबसे उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वाहक है वो है TI प्लाज्मिड। तो हम इसमें TI प्लाज्मिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसके जैसा एक RI प्लाज्मिड और होता है जो राइजोजिन्स के द्वारा से प्राप्त होता है, लेकिन हम यहाँ पर सर्वोत्तम वाहक TI प्लाज्मिड की चर्चा करेंगे। देखिए TI प्लाज्मिड किस तरह से काम करता है तो वो हम देखने वाले हैं इसमें। TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस नामक जीवाणु के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जैसे ही किसी द्विबीजपत्री कोशिका को संक्रमित करता है, देखते हैं इसमें हम। जैसे ये मान लीजिए कोई पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका में ये इसका केंद्रक है, केंद्रक में इसका DNA है और इसके पास ये जीवाणु है, इसने इसको संक्रमित किया है इस जीवाणु ने। तो इस जीवाणु के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड का नाम है TI प्लाज्मिड। तो देखिए प्लाज्मिड, तो ये जीवाणु है इस पादप कोशिका में खुद प्रवेश नहीं करता है और न ही पूरे प्लाज्मिड को प्रवेश कराता है। ये होता क्या है, इस प्लाज्मिड में एक जीन होती है, इस जीन का नाम है tDNA। इस जीन का नाम है tDNA, या इसको अपन पूरा फॉर्म लिखते हैं ट्रांसफर DNA। तो ये पूरा प्लाज्मिड केवल इतने एक छोटे से भाग को ही, जैसे जो tDNA होता है, इस tDNA को ही रेप्लिकेट करके इसका एक भाग बना लेता है और इसी भाग को पादप कोशिका में ट्रांसफर करता है। और ये जो tDNA है, ये tDNA पादप कोशिका में एंटर कर गया है और ये केंद्रक छिद्र से होते हुए केंद्र के अंदर जो DNA होता है, गुणसूत्र होते हैं, उसके साथ ये समाकलित हो जाता है और फिर उसी के साथ रेप्लिकेट करता है। तो कहने का मतलब ये जो tDNA है ये इसमें संक्रमणकारी रूप है। तो ये जो tDNA होता है इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूमर प्रेरक जीन होती है, इसके अंदर ट्यूमर प्रेरक जीन होता क्या है कि इस tDNA के अंदर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन बनाने वाली जीन होती है, जो बहुत अधिक मात्रा में इन दोनों हार्मोनों को बनाती है।
तो ये ऑक्सिन और साइटोकिनिन के प्रभाव से क्या होता है, जैसे ये पादप कोशिका में अधिक बनेंगे, ये पादप कोशिका बहुत तेजी से और अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती है, इसमें विभाजन होते हैं और एक अर्बुद बन जाती है, एक गांठ बन जाती है और धीरे धीरे गांठों का समूह बन जाता है, जिसको हम कहते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर रोग। इसी के साथ देखिए टीडीएनए है, ये ऑक्सिन और साइटोकिनिन तो बनाता ही है, इसके साथ एक महत्वपूर्ण पदार्थ ओपिन और बनाता है। ये ओपिन क्या होते हैं, ये वापस बैक्टीरिया इसको ले लेता है और अपने ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में लेता है। तो वास्तव में बैक्टीरिया ने ओपिन बनाने के लिए इस पादप कोशिका को संक्रमित किया था, लेकिन इस जीन के साथ साथ ऑक्सिन और साइटोकिनिन बनाने वाली जीन वो भी पहुंच जाती है और वो इस पादप कोशिका पर अटैक करके इसके विभाजन को प्रेरित करती है, जिससे एक अर्बुद बन जाती है, गांठें बन जाती है। तो हमने क्या किया है, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को निकाल लिया है और इस प्लाज्मिड जो टीडीएनए जो पोर्शन है जो कि ट्यूमर बनाने वाला है, इसको तो हमने काट कर हटा दिया है और इसकी जगह हमने वांछित डीएनए जोड़ दिया है, वांछित जीन जोड़ दिया है। तो वांछित जीन जब जोड़ देंगे तो ये जब इस भाग को इसमें पादप कोशिका में ट्रांसफर करेगा तो टीडीएनए न जाकर अब वांछित जीन है वो पादप कोशिका में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, इस टीआई प्लाज्मिड को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस जीवाणु द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। वो कैसे करता है वो भी आपको बता दिया कि ये एक टीडीएनए को ट्रांसफर करके ऑक्सिन और साइटोकिनिन का स्राव बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे वहां पर ट्यूमर बनने लगती है। इस रोग में पौधों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करके यानी विभाजित करके अर्बुद या ट्यूमर बना लेती है। ये अर्बुद रोगजनक के लिए आवश्यक रसायनों का उत्पादन करती है। तो बताया था कि वो आवश्यक रसायन कौन होते हैं, वो ओपिन्स होते हैं। क्या होते हैं, वो ओपिन होते हैं। तो ये जीवाणु के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आती है। तो इनको बनाने के लिए जीवाणु पादप कोशिका पर अटैक करता है। जो टीआई प्लाज्मिड में जो टीआई नाम है उसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी गांठ बनाने वाला जो प्लाज्मिड है वो। यह जीवाणु देखिए स्वयं पादप कोशिका में प्रवेश नहीं करता, लेकिन यह जीवाणु अपने प्लाज्मिड जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं उसे पादप कोशिका में प्रविष्ट करा देता है, जो पादप कोशिका में अर्बुद उत्पन्न करता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि टीआई प्लाज्मिड एक छोटा सा खंड ही पादप कोशिका में प्रविष्ट होकर पादप कोशिका यानी परपोसियम के डीएनए के साथ समाकलित होता है। पूरा डीएनए नहीं जाता, पूरा टीआई प्लाज्मिड प्रवेश नहीं करता है, बल्कि प्लाज्मिड का एक छोटा सा खंड जिसको हम क्या कहेंगे, टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए कहते हैं, वही केवल ट्रांसफर होता है और यही पादप कोशिका में पहुंचकर अर्बुद उत्पन्न करता है। मतलब पूरा टीआई प्लाज्मिड प्रवेश न करके उसका एक छोटा सा खंड ही प्रवेश करता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, उस खंड को अपन टीडीएनए कह रहे हैं और ये टीडीएनए है वो जाके अर्बुद बनाएगा और ओपिन भी बनाएगा। तो ओपिन तो जीवाणु अपने काम में ले लेगा और जो ऑक्सिन और साइटोकिनिन बनेंगे उससे अर्बुद बनने लग जाएगी। इस प्रकार टीआई प्लाज्मिड वाहक की तरह काम करता है। देखिए उसे क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। अब हमने क्या किया है, टीआई प्लाज्मिड को थोड़ा रूपांतरित कर लिया है, अब ये पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। तो टीआई प्लाज्मिड का देखिए हमने रूपांतरण कैसे किया, इसका जो टीडीएनए था उसको हटा दिया है। अब हटा दिया तो इससे अर्बुद नहीं बन पाता है और इसके स्थान पर वांछित जो डीएनए होता है वो जोड़कर हम पादप कोशिका में इसकी क्लोनिंग करा लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये प्लाज्मिड है, ये इसके अंदर देखिए ये जो जीन है ये अपन मान लेते हैं ये टीडीएनए है। ये जो जीन है ये क्या है, ये टीडीएनए है। बाकी इसके अंदर जैसे ओरी भी होती है और अन्य जीन भी इसके अंदर पाई जाती है। तो जब ये पादप कोशिका पर अटैक करता है तो पादप कोशिका पर ये केवल टीडीएनए को ही ट्रांसफर करता है पादप कोशिका में, सिर्फ एक छोटे से भाग को, इतने से भाग को। और पादप कोशिका में ये क्या करता है, ये टीडीएनए को ट्रांसफर करने से अर्बुद बन जाती है और कुछ ओपिन बनते हैं रासायनिक पदार्थ। अब ओपिन को तो ये खुद काम में ले लेगा और अर्बुद यहाँ पर गांठें बन जाएगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ से जो टीडीएनए था इस टीडीएनए को तो हमने हटा दिया है और इसकी जगह हम वांछित जीन जोड़ रहे हैं। अब ये
जीवाणु तो इसको संक्रमित करेगा ही करेगा, तो वहाँ पर ये टीडीएनए को न पहुँचाकर वांछित जीन को पादप कोशिका में पहुँचा देता है। तो ये अर्बुद तो बनेगी नहीं, और अर्बुद नहीं बनेगी तो वांछित जीन है वो अपना उत्पाद वहाँ पर बनाने लग जाएगी। तो टीआई प्लाज्मिड को हम वाहक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। तो एक महत्वपूर्ण बात है ये कि अब यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, एक तो ये बनता है कि टीआई प्लाज्मिड में टीआई का अर्थ होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी ट्यूमर बनाने वाली प्लाज्मिड। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। और तीसरा इसमें प्रश्न बनता है कि टीडीएनए क्या है? तो टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा सा खंड है, और टीडीएनए ही पादप कोशिका में इंटर करता है, उसके केंद्र के में अंदर जो डीएनए होता है उसके साथ जुड़ जाता है और फिर गांठ निर्माण करने का काम करता है। क्योंकि जो गांठ निर्माण करने वाली जीन होती है वो टीडीएनए में प्रेजेंट होती है, जो कि ऑक्सीजन और साइटोकिनिन का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करके कोशिका विभाजन को तेजी से बढ़ाती है और वहाँ पर गांठें बन जाती है। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, टीडीएनए को हटाकर उसकी जगह वांछित जीन को जोड़ा है। आगे देख लेते हैं अपन इसके अंदर। अब देख लेते हैं अपन कि जंतु कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा वाहक अपन इस्तेमाल करें। तो इतना ध्यान रखना आपकी जंतु कोशिका में अगर हमें जीन क्लोनिंग करवानी है, जीन का स्थानांतरण करना है, तो हमें पश्य विषाणु यानी रेट्रोवायरस को वाहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जंतु कोशिकाओं में पश्य जो विषाणु होते हैं रेट्रोवायरस, जिसके अंदर आरएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, ये सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। अर्थात ये वायरस वाहक का कार्य कर सकते हैं, अतः इनको हानिरहित बनाकर इनका उपयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित डीएनए खंड या जीन को स्थानांतरित करने में किया जा सकता है। तो ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं, ये जो जंतु कोशिका होती है उसमें इंटर कर जाते हैं, उसके केंद्र में पहुंचकर डीएनए के साथ समाकलित हो जाते हैं और फिर अपने हिसाब से प्रतिकृति करते हैं। इसलिए हम रेट्रोवायरस को जंतु कोशिका में डीएनए स्थानांतरण करने के लिए काम में ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह होती है कि रेट्रोवायरस जैसे जंतु कोशिका पर अटैक करता है, ये सामान्य जो नॉर्मल कोशिका होती है उसको विभाजन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अर्थात तेजी से विभाजन के लिए उसको प्रेरित करके कैंसर कोशिकाओं में भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जंतु कोशिकाओं में हम जीन क्लोनिंग के लिए वाहक पश्य विषाणु या रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जिस आरडीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाना है तो उसके लिए कौन सी परपोषी कोशिका उपयुक्त होती है। तो परपोषी कोशिका या होस्ट या परपोषी जीव, तो ऐसा जीव या ऐसी कोशिका जिसमें हम आरडीएनए को संवर्धन करवाएंगे या आरडीएनए को उसमें पहुंचाने का काम करेंगे, फिर उसका पोषक माध्यम में उसको संवर्धन करवाएंगे, तो वो जीव जो होगा वो परपोषी कोशिका होगी। तो देखिए, सर्वाधिक उपयोगी जो परपोषी कोशिका होगी, अगर अपन कोई प्रोकैरियोट कोशिका ले रहे हैं तो वो लेंगे इकोलाई, अगर हम कोई यूकैरियोट कोशिका ले रहे हैं तो ले लेंगे यीस्ट या कवक, जो यीस्ट कवक आता है। और अगर हम कोई जंतु कोशिका ले रहे हैं तो किसी भी जंतु की कोई कोशिका जैसे आरबीसी वगैरह हम ले लेंगे। तो पुनर्योजी डीएनए आरडीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, फिर परपोषी कोशिका को पोषक माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, जिससे वांछित डीएनए या जीन से हमें उपयोगी उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने आरडीएनए बनाया है वाहक में जोड़कर उसको हम परपोषी कोशिका में डाल देंगे, फिर परपोषी कोशिका का संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाएंगे। कैसे कि हम जैसे कोई हमने ये कोशिका ली है, इस कोशिका में हमने वो जो वांछित जीन वाला जो डीएनए था आरडीएनए वो डाल दिया है। अब हम इसका एक बर्तन में, इसका पात्र में इसका संवर्धन कराएंगे। संवर्धन करने का मतलब है इसको पोषक माध्यम होगा तो ये रेप्लिकेट करेगा खूब और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ जो प्लाज्मिड होगा वो भी रेप्लिकेट करेगा, तो इस जीन भी रेप्लिकेट करेगी, और जीन अभी जब ये अभिव्यक्त होती है तो इसका हमें खूब सारे उत्पाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, एक परपोषी कोशिका के कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिसमें हम आरडीएनए डाल रहे हैं तो उसके क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें देखिए, पहला गुण है कि इसमें पुनर्योजक जो डीएनए है यानी
वाहक में हमने वांछित डीएनए जोड़ा है तो वो पुनर्योजी डीएनए हो गया। इसकी प्रतिकृति होनी चाहिए, देखिए प्रतिकृति होनी चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। प्रपोषी कोशिका में सक्रिय प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होने चाहिए। अगर ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होंगे एक्टिव सक्रिय, तो ये हमारा जो आरडीएनए है वो नष्ट होने से बचा रहेगा। तो उसमें सक्रिय प्रतिबंधन एंजाइम यानी एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम नहीं होने चाहिए। तीसरा इसका गुण होना चाहिए कि इसमें प्लाज्मिड अनुपस्थित होना चाहिए। देखिए प्लाज्मिड नहीं होगा तो जो हमने प्लाज्मिड डाला है आरडीएनए वाला वो अधिक तेजी से प्रतिकृति करेगा और हमें उत्पाद भी अधिक प्राप्त होने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि प्रपोषी कोशिका में कोई प्लाज्मिड उपस्थित न हो। और चौथा गुण है कि पुनर्योजी जो डीएनए होता है उसकी प्रतिकृति को रोकने वाले एंजाइम नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रपोषी कोशिका में ऐसा कोई एंजाइम नहीं हो जो डीएनए की प्रतिकृति को रोक लगा दे या पुनर्योजी जो डीएनए होता है उसके प्रतिकृति को रोकने का प्रयास करे, तो ऐसे जीन भी इसमें नहीं होने चाहिए। तो प्रतिकृति स्वतंत्र रूप से हो, प्रतिबंधन एंजाइम सक्रिय नहीं हो, प्लाज्मिड पहले से नहीं हो और प्रतिकृति रोकने वाले जीन नहीं हो, ऐसी प्रपोषी कोशिका एक उत्तम प्रपोषी कोशिका मानी जाती है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं। अब देखिए हमने एक उपयुक्त प्रपोषी कोशिका जब ले ली है तो हम अब प्रपोषी कोशिका में जीन का स्थानांतरण करवा देंगे। तो प्रपोषी कोशिका में वांछित डीएनए या जीन का स्थानांतरण कैसे करेंगे, जिसको अपन जीन ट्रांसफर या डीएनए ट्रांसफर या जीन डिलीवरी भी कहते हैं कि जीन की डिलीवरी कैसे करें। तो जो हमने आरडीएनए बना लिया, हमने प्रपोषी कोशिका भी ले ली है। अब प्रपोषी कोशिका में हम आरडीएनए को डालने वाले हैं। तो पहले इसकी देखिए मेथड है वाहक द्वारा। तो सबसे पहले अपन वाहक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए वाहक डीएनए के खंड को वांछित डीएनए के खंड को उपयुक्त वाहक से जोड़कर इसे प्रपोषी कोशिका जैसे इकोलाई जीवाणु कोशिका ले लेंगे या कोई पादप कोशिका होगी या कोई जंतु कोशिका होगी, उसमें स्थानांतरित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो वांछित डीएनए होगा उसको एक उपयुक्त वाहक लेंगे, उस वाहक में जोड़कर हम या तो जीवाणु कोशिका में, तो जीवाणु कोशिका के लिए वाहक ले लेंगे अपन प्लाज्मिड, पादप कोशिका के लिए ले लेंगे अपन टीआई प्लाज्मिड और जंतु कोशिका के लिए ले लेंगे हम रिट्रोवायरस। तो उनके साथ जोड़कर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आ जाती है, क्या आरडीएनए को, तो देखिए जैसे हमने ये मान लीजिए एक प्रपोषी कोशिका ले ली है, एक प्रपोषी कोशिका हमने ले ली है एक पात्र के अंदर, ये हमने पात्र लिया, इसमें हमने एक प्रपोषी कोशिका ये होस्ट सेल ले ली है और हमने इसके साथ ये जो वांछित डीएनए वाला अपना आरडीएनए ले लिया। ये क्या है, आरडीएनए है। तो क्या ये इजीली ये जो होस्ट कोशिका है प्रपोषी कोशिका ये इसको ग्रहण कर लेगी? तो देखिए हमें पहले क्या करना होता है, इस प्रपोषी कोशिका को आरडीएनए को ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाना होता है। अब सक्षम बनाने के लिए ये है, क्यों बनाना पड़ता है सक्षम, क्योंकि एक तो जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए क्या होता है, एक जलरागी अणु होता है। जलरागी यानी जल से स्नेह करने वाला अणु होता है, जल से स्नेह करता है। और चूंकि जो जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो उसकी जो अंदरूनी परतें होती है वो जल विरागी होती है, यानी जल से स्नेह नहीं करती है। तो ये वो क्या करती है, इस डीएनए को, जैसे ये कोशिका भित्ति मान लेते हैं, फिर ये कोशिका झिल्ली मान लेते हैं इसके अंदर। तो ये जो कोशिका झिल्ली है इसकी जो परतें होती है वो फॉस्फोलिपिड की अंदरूनी परतें, वो डीएनए को अंदर नहीं घुसने देती है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर पहुंचाने के लिए इसको पहले सक्षम बनाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे कोशिका भित्ति होती है वो तो पारगम्य होती है और तो उसमें से आसानी से ये गुजर जाता है, लेकिन आगे ये गुजर नहीं पाता है, तो उसको हम इसको ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको हम कैल्शियम आयन ले लेंगे या आरडीएनए डाल देंगे, प्रपोषी कोशिका ले लेंगे, फिर कैल्शियम आयन ले लेंगे और कैल्शियम आयन लेने के पश्चात इसको देखेंगे कि ये जो प्लाज्मिड है ये इस कोशिका भित्ति में प्रवेश तो आसानी से कर जाता है। अब बात आती है कोशिका झिल्ली की, तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार हीट सोक देंगे। क्या देंगे इसको, हीट सोक, यानी इसको ताप आघात देंगे। यानी इसको पहले तो अपन आइस के अंदर रख देंगे, बर्फ के अंदर रख देंगे। बर्फ में रखने के बाद फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मिनट के लिए इसको गर्म, इतने 42 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे। फिर इसको आइस में रखेंगे, फिर 42 डिग्री टेम्परेचर पर, फिर आइस में,
फिर 42 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसा बार बार करेंगे तो इसको हम कहते हैं हीट सोक। इसको हम क्या कहेंगे? हीट सोक। अब हीट सोक देने से क्या होता है, ये जो होस्ट कोशिका होती है ये इसको अंदर ग्रहण कर लेती है, इसको अंदर ग्रहण करने की क्षमता इसमें आ जाती है, तो ये इसको अंदर ले लेगी। देखिए, तो हम हीट सोक देंगे और कैल्शियम आयन की एक विशिष्ट सांद्रता पर इसको आसानी से अंदर ग्रहण करवा सकते हैं। तो देखिए, डीएनए या हम कह रहे हैं पुनर्योजी डीएनए या आरडीएनए के साथ रूपांतरण हेतु परपोषी कोशिका को सक्षम बनाना। रूपांतरण का मतलब है उसको अंदर लेना, या पुनर्योजी डीएनए जो आरडीएनए है उसको ग्रहण करने के लिए परपोषी कोशिका को सक्षम बनाना। ये दोनों टॉपिक है इसके। तो इनका हल है वो एक ही होता है, जैसे हम परपोषी कोशिका जीवाणु कोशिका में डाल रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखेंगे कि डीएनए एक जलरागी अणु होता है, देखो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, अतः ये कोशिका झिल्ली में से होकर गुजर नहीं सकता। क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि कोशिका झिल्ली में जल विरागी हाइड्रोफोबिक फोस्फोलिपिड की दोहरी परत पाई जाती है, ये अंदर की तरफ होती है, उससे ये डीएनए वो गुजर नहीं पाता है। अतः जीवाणु कोशिका को पुनर्योजी डीएनए ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, तो उसको हमें सक्षम बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? जीवाणु कोशिका को पुनर्योजी डीएनए ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाते समय सबसे पहले परपोषी कोशिका जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजित धन आयन जैसे कैल्शियम आयन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। संसाधित का मतलब है कैल्शियम के आयन के साथ उसको रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि इससे पुनर्योजी डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों में प्रवेश करने की काफी सहायता मिलती है, तो वो कोशिका भित्ति के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे पुनर्योजी डीएनए और परपोषी कोशिका को साथ रखा जाता है और कैल्शियम आयन दिए जाते हैं, तो ये पुनर्योजी डीएनए का जीवाणु की कोशिका भित्ति में प्रवेश में सहायक होती है। तो ये कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम कोशिका भित्ति में पुनर्योजी डीएनए को प्रवेश करने में मदद करता है। अब बात आती है कोशिका झिल्ली के अंदर कैसे प्रवेश करवाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब परपोषी कोशिका को पुनर्योजी डीएनए के साथ पहले आइस यानी बर्फ में रखा जाता है, बर्फ में, फिर कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में। देखिए, ये विलयन तो वहां पर होता है क्योंकि अपन ने कैल्शियम ले लिया है, तो कैल्शियम इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड वो ले लेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड का विलयन में बर्फ पर रखा जाता है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का विलयन होता है और उसके अंदर इसको बर्फ में रख दिया यानी ठंडा कर लिया। फिर 120 सेकंड के लिए क्या करेंगे? 42 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखेंगे, फिर बर्फ में रखेंगे, फिर 120 सेकंड के लिए अपन 42 डिग्री पर रखेंगे। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं? ताप प्रघात या हीट सोक कहते हैं। अब फिर इसे बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योजक डीएनए परपोषी कोशिका या जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो ये क्या होता है? बार बार इसको हीट सोक देंगे, 42 डिग्री टेम्परेचर, फिर बर्फ में रखेंगे कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में। तो ऐसा बार बार करेंगे तो ये परपोषी कोशिका आरडीएनए को अपने अंदर प्रवेश करा लेती है, वो आरडीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से हमने सक्षम बना दिया है, आरडीएनए को प्रवेश करवा दिया है परपोषी कोशिका में। तो हमने प्लाज्मिड की सहायता से जीवाणु कोशिका में आरडीएनए को प्रवेश करवा दिया है। अब अपन देखते हैं अहानिकारक रोगजनक वाहकों की सहायता से वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण कैसे करवाते हैं। तो अगर कुछ रोगजनक होते हैं, रोगजनक देखो ये पैथोजेंस होते हैं जो पौधे पर या जीवाणु पर अटैक करते हैं, तो उन जो हानिकारक होते हैं उनको अहानिकारक में बदलकर फिर हम वांछित जीन का ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रोगजनकों के हानिकारक यानी प्राकृतिक जो रोगजनक होते हैं, जैसे आपको एक ग्रुप बैक्टीरियम टूबिफेसियंस बताया, उसका टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए होता है वो हानिकारक होता है, उसको हटा दिया हमने और उसकी जगह वांछित जीन जोड़ दिया। तो इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रोगजनकों के हानिकारक भाग को हटाकर उन्हें अहानिकारक बनाया जाता है और फिर उनका उपयोग वांछित डीएनए के स्थानांतरण में किया जाता है। जैसे पादप कोशिका में वांछित डीएनए के स्थानांतरण हेतु एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया? टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए है वो टीडीएनए तो हमने हटा दिया है। टीडीएनए को हटाकर हमने क्या किया है? हटाकर इसकी जगह हमने क्या जोड़ दी है? वांछित जो डीएनए है वो जोड़ दिया है। तो हम इसका स्थानांतरण करवा देंगे। तो हानिकारक जीवों की जो रोगजनक होते हैं उसके वाहकों की सहायता से हम ये काम करवा रहे हैं।
अब देखिए ये तो था वाहक के द्वारा स्थानांतरण, यानी जीवाणुओं में अपना प्लाज्मिड ले लिया, पादपों में हमने टीआई प्लाज्मिड ले लिया, जीव जीव जंतुओं में हमने रिट्रोवायरस ले लिया। लेकिन जैसे एक बीजपत्री पौधा है तो उसका हम जीन स्थानांतरण कैसे करें, या जो और भी जो जीव है उनमें जीन का स्थानांतरण कैसे करें, तो उसके लिए कुछ अन्य विधियां इस्तेमाल की जाती है। देखिए जिनको हम कहते हैं वाहक रहित स्थानांतरण, ये बिल्कुल वाहक रहित होता है, इसमें किसी तरह का वाहक का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको अपन प्रत्यक्ष स्थानांतरण या डायरेक्ट ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? डायरेक्ट ट्रांसफर भी बोलेंगे इसको। देखिए तो परपोषी कोशिका में वांछित डीएनए को प्रवेश कराने के लिए कुछ वाहक रहित विधियों का उपयोग किया जाता है, जो निम्न है। तो ये भी याद रखना है कि वाहक युक्त जो होता है प्लाज्मिड के द्वारा, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा, रिट्रोवायरस के द्वारा, लेकिन बिना वाहक के अगर अपन डीएनए को ट्रांसफर करवा रहे हैं डायरेक्ट ही, तो वो होती है वाहक रहित स्थानांतरण। तो वो हम अपनी किताब में 2 विधियां दे रखी है, उस दोनों विधियों को अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी 2-3 विधियां और होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 विधियां अपनी किताब में दे रखी है, तो उसके अपन चर्चा करते हैं। तो पहली विधि है देखिए जीन गन विधि। देखिए जीन गन मेथड, तो इसमें क्या करते हैं जीन गन मेथड में? देखिए इसमें अपन इस तरह से एक जीन गन होती है। देखिए इस तरह से इसके अंदर एक जीन गन होती है, ये जैसे जीन गन है, इसके अंदर एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल लगा होता है जो इस पर जो एक हिट करता है इस पर हथौड़े की तरह, और यहाँ पर एक प्लेट होती है, उस प्लेट में सोने और टंगस्टन के कण होते हैं जिन पर डीएनए लेपित किया होता है, यानी लिपटा हुआ होता है। तो ये सोने या टंगस्टन के कण हैं जिन पर डीएनए को लपेटा जाता है या लेपित होता है। अब क्या करेंगे, इसके सामने ठीक एक कोशिका रख देंगे। देखिए जिसे हमने एक पादप कोशिका रख दी, उसका केंद्रक है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस प्लेट को रोकने के लिए आगे एक स्टॉपर होता है। अब जैसे ही इस जीन गन के मेथड से तेज गति से इस पर जब चोट मारी जाती है, हिट किया जाता है, तो यहाँ से ये जो कण होते हैं ये तेजी से निकलेंगे और सीधा इस कोशिका के केंद्रक में पहुंच जाते हैं। तो ये मेथड है एक जीन गन, यानी गन की तरह ये काम करती है। गन जीन गन मेथड है, क्योंकि अब इसमें छोटे छोटे ये पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इस कारण इसको पार्टिकल मेथड भी बोलते हैं। और एक प्रोजेक्टाइल होता है, इस कारण इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड भी बोलते हैं, और बायोलिस्टिक मेथड भी इसको बोला जाता है। तो एक गन की सहायता से, एक जीन गन की सहायता से हम डीएनए को डायरेक्ट ही देखिए कोशिका में ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये विधि सबसे अच्छी मानी जाती है प्लांट सेल के लिए। जो पादप कोशिकाएं होती है, जैसे एक बीजपत्री पादप कोशिकाएं, उनके लिए जीन गन विधि एक अच्छी मानी जाती है। तो दूसरी देख लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, हम एक जैसे कोशिका लेंगे, उसका डीएनए, और उसमें एक बारीक इंजेक्शन की सहायता से, जैसे बारीक इंजेक्शन आता है, उस बारीक इंजेक्शन की सहायता से हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट ही इसके अंदर डीएनए को भर के सूक्ष्म इंजेक्शन की सहायता से इसमें डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक दूसरी विधि पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे सूक्ष्म इंजेक्शन। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म इंजेक्शन या माइक्रो इंजेक्शन विधि। तो पहले ये जीन गन विधि, इसको जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। देखिए इसे पार्टिकल गन यानी सोने और चांदी टंगस्टन के अपने कण लिए थे। शॉट गन मेथड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि शूट करते हैं अपन कोशिका को सामने रखकर, या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड भी बोलते हैं। इसमें माइक्रो प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड भी कहते हैं। तो कई नाम है इसके। देखिए इसमें वांछित डीएनए को स्वर्ण या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर लेपित करके उच्च वेग से परपोषी कोशिका में दाग दिया जाता है। दाग दिया जाता है मतलब है उसके अंदर तेज गति से डीएनए को उन कणों के साथ ही पहुंचा दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। यह पौधों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। तो ये भी याद रखिएगा कि पौधों के लिए जीन स्थानांतरण की ऐसी विधि जो वाहक रहित है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है जीन गन विधि। वाहक रहित, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? जीन। देखिए एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस होता है वो एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण नहीं करता है, क्योंकि वो उसको संक्रमित ही नहीं कर पाता है, तो अपना जीन स्थानांतरण उसमें नहीं करेगा। अतः जीन गन मेथड एक बीजपत्री
पादपों हेतु कारगर सिद्ध हुई है। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें जीन स्थानांतरण करने की एक उपयुक्त विधि है जीन गन विधि, और मुख्य रूप से ये पादपों में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि जंतुओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पौधों में इस्तेमाल की जाती है। दूसरी जो विधि है सूक्ष्म इंजेक्शन, देखिए इसको बोल रहे हैं अपन सूक्ष्म अंतक्षेपण या सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। देखिए माइक्रो यानी बारीक, इंजेक्शन होता है। तो इस विधि में क्या होता है, एक सूक्ष्म इंजेक्शन की सहायता से, जिसके जो सुई होती है वो बहुत बारीक होती है, उसकी सहायता से वांछित डीएनए को भरकर सुई में भर लेंगे और फिर उस वांछित डीएनए को सीधे ही प्रपोषित कोशिका के केंद्र के अंदर अंतक्षेपित यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ये कोशिका है, इसका केंद्रक है, हमने सुई में से डीएनए को भरा है और इसके अंदर पहुंचा दिया है, दबाव के साथ इंजेक्ट कर दिया है। और ये विधि एनिमल सेल यानी जंतुओं में अधिक उपयोगी है। तो ये भी याद रखिएगा, जंतुओं में जीन स्थानांतरण की ऐसी विधि का नाम बताइए जो वाहक रहित होती है। तो उसका नाम है सूक्ष्म इंजेक्शन या माइक्रो इंजेक्शन। तो जंतुओं में वैसे अपन करते हैं रेट्रोवायरस के द्वारा, लेकिन वाहक रहित, क्योंकि वो तो रेट्रोवायरस तो वाहक हो गया, और वाहक रहित विधि कौन सी है, सूक्ष्म इंजेक्शन। तो दो तरह के प्रश्न बन जाते हैं। जंतुओं में डीएनए स्थानांतरण की वाहक विधि वो है रेट्रोवायरस, और वाहक रहित विधि है वो सूक्ष्म इंजेक्शन है। जबकि पौधों में होती है, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में है टीआई प्लाज्मिड, जबकि पौधों में अन्य जो वाहक रहित विधि है वो जीनगन विधि है। और ये एक बीजपत्री के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि एक बीजपत्री में टीआई प्लाज्मिड जीन का स्थानांतरण नहीं कर पाता है। तो ये कुछ विधियां थी, वाहक रहित स्थानांतरण थे। और आज के वीडियो में हमने कुछ जो परपोषी कोशिका देखी है, फिर परपोषी कोशिका हमने आरडीएनए को लेने के लिए सक्षम बनाया है, और कुछ वाहक रहित विधियां, इसको भी हमने देखा है। तो अगले वीडियो में हम इसका जो अगला टॉपिक है, मतलब आरडीएनए की जो प्रक्रम है, उसको एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।